नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है प्राचीन भारत और विश्व। इस पूरे अध्याय में हमने समझने की कोशिश करी है कि प्राचीन काल के दौरान भारत की क्या स्थिति थी। साथ साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे भारत और विश्व के किस प्रकार संबंध थे। भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर मैं कहूँगा साहब भारतीय संस्कृति, इन सभी का प्रभाव कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के अंदर था, इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन ने चर्चा करी थी पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने चर्चा करी थी कि बृहत्तर भारत क्या है, यानी ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां पर भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति का पूर्णतः प्रभाव हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। आज भाग नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय उद्योग जो थे वो किस प्रकार पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे थे। ऐसे कौन से सामान थे जिनका निर्यात भारत कर रहा था और पूरी के पूरे विश्व के अंदर उनकी मांग जो थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। और हम साथ साथ में चर्चा करेंगे भारतीय कला के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को, भाग नंबर 2 को। अगर मैं पार्ट 2 की बात करता हूं, भाग नंबर 2 की बात करता हूं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बृहत्तर भारत के अंदर व्यापार, उद्योग और वाणिज्य। यहाँ पर बृहत्तर भारत किसकी बात की जा रही है? जो भारत की भौगोलिक सीमाएं हैं वो, और साथ साथ में जिन क्षेत्रों के ऊपर भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय समाज का प्रभाव हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, उस पूरी की पूरी क्षेत्र को हम बृहत्तर भारत के तौर पर कहें। इसके अंदर व्यापार, उद्योग और वाणिज्य जो था वो किस प्रकार था, कैसा व्यापार था, कैसा वाणिज्य था, इन सभी बिंदुओं के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की। तो मैंने आपको इस पूरी की पूरे चैप्टर की शुरुआत में ये बात समझाई थी कि भारत जो था वो व्यापारिक दृष्टि से अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी उन सब का निर्यात जो है वो भारत से ही होता था। यानी भारत पूरे के पूरे विश्व के लिए एक बड़ा निर्यातक था। चाहे वस्त्र उद्योग हो या फिर लौह उद्योग हो, लकड़ी से बनने वाले सामान हो या हाथी दांत से बनने वाले सामान हो, इन सभी चीजों की पूरी दुनिया के अंदर बड़े स्तर पर मांग थी और भारत उनको पूर्णतः फुलफिल करता था, पूर्णतः सामान को पहुंचाया करता था। अब जब मैं व्यापार की बात करता हूं तो व्यापार तब फलेगा फूलेगा जब व्यापारिक मार्ग हो। और व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से देखूं तो उस समय पर हमें देखने को मिलता है भारत के अंदर स्थल मार्ग और साथ साथ में जल मार्ग थे। एक और हमें यहाँ पर बात देखने को मिलती है कि जो चीन के अंदर रेशम मार्ग था, जिसे हम सिल्क रूट के तौर पर कहते हैं, वो भी पूर्णतः भारत से जुड़ा हुआ था। और भारत इसी मार्ग के माध्यम से हमें देखने को मिलता है मसाले, वस्त्र, ये सारी की सारी चीजें रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया करता था या यूरोप तक पहुंचाया करता था। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले व्यापार के बारे में। भारत का विदेशों में व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। सबसे पहले अगर स्थल मार्ग की बात की जाए तो स्थल मार्ग द्वारा पूर्व के अंदर तिब्बत, चीन तथा पश्चिम के अंदर ईरान और अरब से व्यापार जो है वो पूर्णतः होता था। अब इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये हमें देखने को मिल रहा है भारत, ये हमें देखने को मिलता है अरब क्षेत्र, और ये हमें देखने को मिलता है यूरोप। अब भारत से जब व्यापार जाता था तो वो अरबियों के पास जाता था और ये अरबी जो है वो अपने इस सामान को, भारतीयों के सामान को पूर्णतः यूरोप तक पहुंचाते थे। यानी यहाँ पर जो बिचौलिए का कार्य कर रहे थे वो ये सारे के सारे अरबी व्यापारी किया करते थे। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ये व्यापार इतने बड़े स्तर पर था, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इतने बड़े स्तर पर था कि पूरे पूरे यूरोप की जितने भी सामान थे, वस्त्र थे, मैं कह रहा हूँ प्रभुत्व वर्ग के या कहूंगा कुलीन वर्ग के, वो सारे के सारे भारत से बने हुए आते थे। इतने बड़े स्तर पर ये व्यापार हुआ करता था। दूसरी अगर मैं इंपॉर्टेंट तौर पे बात करता हूँ जल मार्ग की, तो जल मार्ग हेतु पूर्व में ताम्रलिप्ति, जो कि बंगाल के अंदर एक बंदरगाह था, वो अपने आप में सबसे ज्यादा प्रमुख था। इस बंदरगाह द्वारा चीन, लंका, जावा और सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम के अंदर भड़ौत, सुपारा जैसे बंदरगाह जो थे, यहाँ से पश्चिमी देशों के लिए जहाज आते जाते रहते थे। अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों के लिए एक मैप बनाता हूँ भारत का, जिससे आप इस स्थिति को और अच्छे से समझने की कोशिश कर पाएंगे। देखिए, ये छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मैप का। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जब मैं भारत से व्यापार की बात करता हूँ तो दो क्षेत्रों की बात करता हूँ, एक तो साहब पश्चिम और एक हमें देखने को मिलता है पूर्व। पूर्व अगर मैं देखूं, पूर्व के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग था वो था साहब बंगाल के बंदरगाह। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो जो गुजरात का सूरत हो गया, भड़ौच हो गया, ये सारे के सारे इलाके जो है वो अपने आप में सबसे प्रसिद्ध थे बंदरगाह के तौर पर। अब सबसे ज्यादा व्यापार जो है वो पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ हमें देखने को मिलता है, और जल मार्ग से जो व्यापार बढ़ेगा वो अपने आप में हमें ज्यादा बेहतर स्तर के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट तौर पे बात करेंगे निर्यात की, कि साहब कौन कौन सी चीजों का निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्र, रेशमी व जरी के कपड़े, मसाले,
हाथीदांत, तंबाकू, लौंग, चंदन, नील और बहुमूल्य पत्थर जो है वो पूर्णतः भारत से निर्यात किए जाते थे। पर क्या कुछ सामान भारत में आयात भी किया जाता था? बिल्कुल, ऐसे सामान जो भारत के अंदर नहीं मिलते थे, जैसे कि मीठी शराब, अंजीर, चांदी, लाल मणि, हीरा और सोना जो है वो पूर्णतः आयात यहाँ पर किया जाता था दूसरे क्षेत्रों से। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं कि साहब हम जब इस पूरे के पूरे क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, विश्व के अलग अलग इलाकों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें निर्यात के साथ साथ में बड़े स्तर पर क्या जाती थी? तो साहब भारत के जो वस्त्र थे, प्रसाधन सामग्री जो थी, आभूषण आदि की पश्चिमी बाजार के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसा कहा जाता है रोमन साम्राज्य की हर कुलीन वर्ग की महिला जो है भारत से आयात किया हुआ जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल की करती थी। इन सामग्रियों के बदले भारत में बड़ी मात्रा के अंदर सोना आता था। मैं आपको किस तरीके से बता रहा था कि यूरोप के काफी एक बुद्धिजीवी वर्ग जो था इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था कि भारत जो है वो हमारा सारा का सारा सोना लूट रहा है। सोना लूट कैसे रहा है? बोले अप्रत्यक्ष तौर पे। बोले भारत अपना सामान यहाँ पर बेचता है और सारा का सारा जो सोना है वो यहाँ से लेता जा रहा है। असली में जो देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, वो किससे चलेगी साहब? सोने से चलेगी। सोने के अंदर ही ताकत है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो भारत से बड़ा नाराज था। पर हम देखते हैं जैसे आधुनिक काल आता है, स्थिति के अंदर परिवर्तन हो जाता है। वो देश जो सबसे बड़ा निर्यातक था, वो देश सबसे बड़ा आयातक बन जाता है, जिसकी दयनीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है उद्योग। कौन कौन से उद्योग? तो साहब भारत का जो वस्त्र उद्योग था वो बहुत ही ज्यादा उन्नत था। सर्वोत्तम रेशमी कपड़े जो है वो बनारस के अंदर बनाए जाते थे। अति उच्च कोटि का सूती कपड़ा जो है वो मदुरा के अंदर तैयार किया जाता था, दक्षिण के अंदर। बंगाल का मलमल जो था वो पूर्णतः विश्व भर के अंदर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता था। मलमल के दस्तकारों की कला का परिचय इस तथ्य से उजागर होता है कि 20 गज लंबा तथा 1 गज चौड़ा होता था, पर एक अंगूठी में से निकल जाता था। तो यानी आप सोचो कारीगरों की कारीगरी कितनी तगड़ी है कि एक अंगूठी में से इतना बड़ा वस्त्र जो है वो पूर्णतः निकल जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे सब धातु व्यवसाय भी पूर्णतः उन्नत था। तरह तरह की धातुएं निकालकर, गलाकर, ढालकर और अनेक प्रकार के बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण एवं मूर्तियां बनाई जाती थी। रत्न जड़ित स्वर्ण भूषण अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होते थे। जौहरी रत्नों के परीक्षण के अंदर पूर्णतः पारंगत होते थे। यानी बड़े स्तर पर भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी का व्यापार जो है वो पूर्णतः किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे हाथी दांत का शिल्प जो था वो भी बड़े स्तर पर उन्नत था। साथ साथ में हाथी दांत से बना वो फर्नीचर जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर निर्यात किया जाता था। हाथी दांत का शिल्प भी बहुत ज्यादा उन्नत था। हाथी दांत का फर्नीचर बनाने और सजाने और मुहर निर्माण उद्योग भी पूर्णतः सुविकसित थे। 500 की बैठक वाले जहाज की मतलब 500 की बैठक क्षमता वाले जहाज जो हैं वो भी पूर्णतः यहाँ पर बनाए जाते थे। यानी बंदरगाह वाले इलाकों के अंदर हमें जहाज उद्योग भी बड़े स्तर पर फलता फूलता हुआ देखने को मिलता है। अन्य उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो लकड़ी का व्यवसाय, लोहार का व्यवसाय, चमड़ा उद्योग, चीनी, नमक, नील उत्पादन आदि उद्योग उन्नत अवस्था के अंदर थे। उद्योग धंधे की विकसित अवस्था में भारतीयों की प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी कुशलता का एक बड़ा परिचय जो है हमें देखने को मिलता है कि साहब भारतीय कारीगरों की अगर बात की जाए या उद्योग धंधों की बात की जाए तो उसके अंदर हमें बड़े स्तर के ऊपर निर्यात इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि कारीगरी इतनी शानदार थी, इतनी शानदार चीजें जो है उस समय पर तगड़े तौर पर बनाई जाती थी। वाणिज्य और आर्थिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि क्या उस समय पर भी ऐसी शासन के द्वारा बनाई गई या कुछ समूहों द्वारा विकसित ऐसी आर्थिक संस्थाएं थी क्या? देखो यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं। व्यापार वहीं पर ही फलेगा फूलेगा जब उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक शानदार और ताकतवर समूह होगा, एक व्यापारिक समूह होगा जिसको पूर्णतः नियंत्रण कर सकेगा। हमें यहां पर देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत के समय पर श्रेणियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। जैसे आज हम देखते हैं कि व्यापारिक मंडल होते हैं, बड़े स्तर पर व्यापारिक मंडल होते हैं, उसी प्रकार से उस समय पर श्रेणियां हुआ करती थी जो पूरे के पूरे व्यापार को नियंत्रण रखती थी। इन श्रेणियों की अगर मैं प्रभुत्व की बात करूं तो आर्थिक तौर के साथ साथ में राजनीतिक प्रभुत्व भी इन श्रेणियों का पूर्णतः होता था और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते थे। प्राचीन भारत के अंदर पारंपरिक काल से व्यापार वस्तु विनिमय जो है पूर्णतः होता था। अब वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा? वस्तु विनिमय का होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब कि आपने किसी व्यक्ति को 1 किलो चावल दिए तो उसके बदले में कुछ और चीज उतनी ही इक्विवेलेंट वैल्यू की वापस ले ली, जिसे हम बार्टर सिस्टम के तौर पे कहते हैं वस्तु विनिमय। बाद के अंदर हमें सिक्कों का प्रचलन होता हुआ देखने को मिलता है। व्यापारिक लेन देन का काम सिक्कों से होता था। स्वर्ण का सिक्का, निष्क चांदी का सिक्का, धरण तांबे का सिक्का, माशक तथा कांकड़ी सिक्का जो है वो पूर्णतः कहलाता है। तो हमें देखने को मिलता है कि सब इस प्रकार से सोने के,
चांदी के, तांबे के बड़े बड़े प्रकार के सिक्के जो है, अन्य अन्य प्रकार के सिक्के वहां पर चला करते थे। अब इन सिक्कों से क्या हो रहा है, जैसे आज करेंसी की वैल्यू है वैसे ही उस समय पर सिक्कों की वैल्यू थी। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इतना बड़ा जब व्यापार हो रहा था तो इसको नियंत्रण कौन कर रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट पे वापस से आ जाते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर व्यापार को पूर्णतः बढ़ाना है तो इस व्यापार के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, व्यापार के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। साथ साथ में हमें देखने को मिलेगा नियंत्रण के साथ साथ में संतुलन होना चाहिए व्यापार के अंदर, तभी तो व्यापार पूर्णतः बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें देखने को मिलेगा कि ये नियंत्रण कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए किसी समूह की जरूरत होगी। और ये जो व्यापारिक समूह थे इनको हम कहते थे श्रेणियां। क्या कहते थे साहब, श्रेणियां कहते थे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल के समय पर श्रेणियां और निगम जो है वो किस प्रकार काम करते थे, क्या थे और इनकी क्या हमें प्रासंगिकता देखने को मिली। शिल्पियों एवं व्यवसायियों के संघ हुआ करते थे जिन्हें श्रेणियों या निगम भी कहा जाता है। अपने व्यवसाय की देखभाल के अतिरिक्त ये श्रेणियां स्थानीय प्रशासन में भी पूर्णतः भाग लेती थी। ये बैंक का कार्य करती थी तथा दान पुण्य और जनहित का कार्य जो है वो पूर्णतः हमें देखने को मिलती है। ये जो श्रेणियां, ये व्यापारियों की श्रेणियां, ये शिल्पकारों की श्रेणियां अपने आप में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक काम ही नहीं करती थी, प्रशासन के अंदर भी अपना पूर्णतः योगदान देती थी। जैसे आज की बैंकिंग व्यवस्था है, उस समय पर जो बैंकिंग व्यवस्था होती थी ये श्रेणियां संभाला करती थी। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो श्रेणियां आपस में इतनी ताकतवर हुआ करती थी कि राजनीतिक और आर्थिक तौर पर तो सुदृढ़ थी, पर ये सामाजिक तौर पर भी बड़ी ताकतवर थी। कैसे? इनके द्वारा बड़े स्तर के ऊपर दान पुण्य किए जाते थे। जैसे उस समय पर अगर कोई मंदिर बन रहा है या उस समय पर कोई स्तूप बन रहा है तो उसका तोरण द्वार जो है वो किसी श्रेणी ने बनवा दिया। और इसके हमें लिखित एक हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, उदाहरण देखने को मिलते हैं कि काफी सारे मंदिरों का निर्माण जो है वो इन श्रेणियों द्वारा करवाया गया। चलिए अब श्रेणियों के बाद में चर्चा करते हैं हम प्राचीन भारत की कला की तरफ। देखो, हमने देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करी थी, हमने देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करी थी और हमने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करी कि व्यापार वाणिज्य जो था वो किस तरीके से कैसा ताकतवर था। अब हम चर्चा करते हैं संस्कृति के बारे में कि साहब भारत की संस्कृति किस प्रकार थी। और जब भी मैं संस्कृति की बात करूंगा तो अपने आप कला जो है वो पूर्णतः उससे जुड़ी जाएगा। तो चलिए एक बढ़िया सा डिस्कशन करते हैं, चीजों के ऊपर क्लियर करते चलते हैं कि भारतीय प्राचीन भारत की कला जो थी वो किस प्रकार थी। अगर मैं प्राचीन भारत की कला की बात करूं तो मुख्यतः हमें देखने को मिलता है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला क्यों? क्योंकि भाई स्थापत्य कला ही ऐसे नमूने हैं जो हमारी संस्कृति को भी बताते हैं, हमारे इतिहास को भी बताते हैं और हमें कला के बारे में भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं उस समय के बने हुए। चलिए अगर मैं स्थापत्य कला की बात करता हूं तो प्राचीन भारत के अंदर स्थापत्य कला के स्मारक जो है हमें 4 रूपों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये 4 रूप कौन कौन से हैं इन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला है साहब स्तूप। अब स्तूप क्या होता है साहब? स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो स्तूप का निर्माण जो है वो तो हमें प्राचीन काल के दौरान अगर मैं कहूं कि स्तूप का निर्माण किया जाता था बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल के तौर पर, जहां पर भी गौतम बुद्ध के अवशेष एक एक अवशेष रखे गए वहां वहां पर ऐसे पवित्र स्थलों का बड़े स्तर पर जो है वो निर्माण किया गया जिसे हम स्तूप कहते हैं। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्तूप हो गए। इनके अलावा हमें देखने को मिलते हैं स्तंभ। अब स्तंभ साहब बड़े बड़े पिलर्स, इन स्तंभों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं कि अभिलेख होते हैं, जैसे टोपरा का स्तंभ या फिर मैं कहूंगा साहब प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उस तरीके के स्तंभ। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं भवन। ये भवन या फिर मैं जिन्हें कहूंगा साहब बड़े बड़े महल या फिर मैं कहूंगा साहब जिन्हें बड़े बड़े प्रासाद, ये सारे के सारे भवन जो है उस समय पे राजाओं की कितनी ताकत थी, स्थापत्य कला के कितने ताकतवर नमूने उन्होंने बनाए, उनके उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते। और फिर है गुहागृह या फिर जिन्हें हम आसान सी भाषा में कहेंगे गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं अजंता और एलोरा की गुफाओं के अंदर हमें ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलती है, ऐसी पेंटिंग्स, चित्रकला देखने को मिलती है जो देखते ही बनती है। तो इन सभी बिंदुओं के ऊपर 4 मुख्य तौर पर स्मारकों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्तंभ के बारे में। तो देखते हैं सब स्तंभ। अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा स्तंभ होता था ये एकाश्म मतलब कि एक पत्थर से बना हुआ होता था, जिसे हम अंग्रेजी भाषा के अंदर मोनोलिथिक कहेंगे। ये सब एक पत्थर से पूर्णतः बना हुआ था। इस स्तंभ के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि एक प्रकार के जो एम्बलम है या जो एनिमल है, ये जो जानवर है जिसको दिखाया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह के तौर पर दिखाया जा रहा है, उस तरीके के स्तंभ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते थे। ये स्तंभ जो थे वो पूर्णतः पॉलिश्ड होते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि स्तंभ जो है वो पूर्णतः पॉलिश्ड होते थे। मैक्सिमम स्तंभ हमें देखने को मिलते थे कि वो पूर्णतः पॉलिश्ड है। तो आप सोचो कि भैया ऐसे स्तंभ हैं
जो आज तक भी हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अशोक स्तंभ की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं टोपरा की बात करूं, या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करूं, इन सारे के सारे स्तंभ के अंदर राजा अपने द्वारा की गई जो बातें थी वो सारी की सारी लिखवाते थे। जैसे अगर मैं बात करता हूं अभिलेखों की, अगर मैं बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो पूर्णतः हमें देखने को मिलती है इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन। अब इलाहाबाद स्तंभ लेख के ऊपर हमें ये पूरी की पूरी प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन, उसके द्वारा लिखी गई, और वो समुद्रगुप्त के बारे में एक बड़ी स्तर की हमें जानकारी देते हैं। तो स्तंभ अपने आप में अगर इतिहास की बात करूं तो सांस्कृतिक तौर पर तो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, पर वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन, उस समय की एक शानदार जानकारी भी हमें देने की कोशिश करते हैं। स्तंभों के सर्वोत्तम उदाहरण जो है हमें मौर्य काल के देखने को मिलते हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 30 स्तंभ जो है वो भारत के विभिन्न भागों के अंदर प्राप्त होते हैं। ये सभी स्तंभ जो है वो पत्थर के हैं और एक ही टुकड़े के बनाए गए हैं, अतः इन्हें एकाश्मक स्तंभ भी कहा जाता है, मोनोलिथिक पिलर भी कहा जाता है। एक ही पत्थर से बनाए हुए, पत्थर के एक ही टुकड़े से पूर्णतः ये बनाए हुए हैं, जिन्हें एकाश्मक कहा जाता है। इन पर अशोक के आदेश खुदे हुए हैं। अशोक की जो धम्म की नीति है, अशोक के जो आदेश है, अशोक जो अपनी प्रजा को बातें कहना चाहता था, वो इन पिलर्स के ऊपर, इन सारे के सारे स्तंभों के ऊपर बड़े शानदार तरीके से सुसज्जित है। स्तंभ शीर्षों के अंदर सारनाथ के अशोक स्तंभ सिंह शीर्ष जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। इसके फलक पर 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए हैं और चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हुए हैं। स्तंभों के ऊपर चमकदार पॉलिश उल्लेखनीय है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था कि स्तंभ के ऊपर चमकदार पॉलिश है, जो कि उनके रख रखाव के लिए बड़ी आसान हो जाती है, वरना तो स्तंभ अपने आप में कब के खराब हो जाते हैं। तो सोचो भैया कितने बड़े स्तर पर इन स्तंभों का निर्माण जो है वो किया जाता था। स्तंभों से आगे चलते हैं और एक अलग तरीके की संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। आपने कभी मंदिर देखे होंगे या आपने गुफाएं भी देखी होंगी, फोटोज के अंदर देखी होंगी, पर स्तूप जो है वो आपने कंपैरेटिवली कम देखे होंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक स्तूप जो है वो पूर्णतः बनाता हूँ, ड्राइंग आपको एक बना के बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि सब इस स्तूपों का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता था, क्यों किया जाता है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। चलिए, देखो इस स्तूप देखने को मिल रहा है जो हमें अंडाकार शेप का होता है। इसके अंदर ये वाले जो पार्ट जो आपको गेट नुमा देखने को मिल रहा है, इन्हें तोरण कहा जाता था। तो चलिए अपन लिखते चलते हैं। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको कहते थे अंडा। ये जो इसके गेट है इसको कहा जाता था तोरण। इसके पास में जहां पर एक तरीके से हमें देखने को मिलती है परिक्रमा लगाई जाती थी, उस क्षेत्र को कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा शिणा पथ। इस स्तूप के ऊपर हमें देखने को मिलती थी एक हर्मिका। हर्मिका के ऊपर हमें देखने को मिलते थे डेंडे, और ये जो गोला वाला क्षेत्र है इसको कहते थे साहब छत्र। तो इस प्रकार से कुछ स्तूप जो है वो गुंबद नुमा स्तूप हमें देखने को मिलते थे। अच्छा, स्तूप क्या थे? जहां पर गौतम बुद्ध के अवशेष लिखे गए या फिर वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं वहां पर हुई थी, उन क्षेत्रों पर ऐसे अंडाकार, ऐसे गुंबद नुमा हमें पवित्र स्थल देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम स्तूप के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साहब अशोक ने बड़े स्तर के ऊपर जो है इन स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने बड़े स्तर पर जो है इन स्तूपों का निर्माण करवाया। तो चलिए स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तूप गोल आकृति के आधार पर पत्थर या ईंटों का सुदृढ़ गुंबद के आकार का अर्ध गोलाकार स्मारक होता था, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध अथवा महान बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां सुरक्षित रखी जाती थी। अस्थियां रखी जाती थी, जिन जगहों पर अस्थियां नहीं है या फिर वो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थल है, वहां पर भी कई जगह पर हमें स्तूपों का निर्माण देखने को मिला। स्तूप की परिक्रमा करने की चारों ओर जो पैदल मार्ग बनाया जाता था, और इसी पैदल मार्ग को, इस पदमार्ग को कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। कला की दृष्टि से सांची मध्य प्रदेश का स्तूप जो है वो सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध है। अगर हम स्तूपों के बारे में बात करते हैं तो कला की दृष्टि से हमें सबसे शानदार स्तूप जो है वो सांची मध्य प्रदेश का देखने को मिलता है। इसके चारों के चारों तोरण तोरण द्वार हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और भी स्तूप है, जैसे अमरावती स्तूप पर हमें देखने को मिलता है कि समय समय पर अंग्रेजों द्वारा उसमें से काफी सारा सामान जो है वो किसी म्यूजियम में ले जाया गया या खुद के घरों में ले जाकर रख दिया गया। पर सांची का जो स्तूप था वो पूर्णतः सुरक्षित है, और इसी वजह से कह सकते हैं कि सब कला की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्तूपों के बाद हम चर्चा करते हैं भवन निर्माण की, कि किस प्रकार अब राजाओं की राजनीतिक ताकत जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और उनकी राजनीतिक ताकत के साथ साथ में उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा बेहतर होती जा रही थी। भाई कृषि का जो हो रहा था उसका विस्तार हो रहा था, कृषि का विस्तार होगा तो राजस्व ज्यादा आएगा।
उनकी आर्थिक स्थिति के प्रतीक के तौर पर हमें देखने को मिलता है भवन, राजप्रासाद, या फिर अगर मैं महलों के बारे में बात करूं, प्राचीन भारत के अंदर हमें काफी सारे महल देखने को मिलते हैं। और ऐसे चीनी यात्री आए जिन्होंने इन महल को देखकर कहा कि भाई ऐसा लगता है कि महल मानवों द्वारा नहीं, देवी देवताओं द्वारा बनाए गए। अशोक की अगर मैं बात करूं तो उसने भवन निर्माण के अंदर पत्थरों के इस्तेमाल की शुरुआत की। तो चलिए बात करते हैं भवन निर्माण। प्राचीन भारत के शासकों ने भव्य राजप्रासादों का निर्माण करा है। प्रारंभ में भवनों के निर्माण के अंदर लकड़ी, मिट्टी आदि का प्रयोग होता था, परंतु सम्राट अशोक ने इनके अंदर पत्थर का प्रयोग जो है वो पूर्णतः शुरू किया। हमें देखने को मिलता है कि उसने अपने रहने के लिए पाटलिपुत्र, वर्तमान कहां पर है साहब, वर्तमान यहाँ पर पटना की बात की जा रही है, पाटलिपुत्र के अंदर उसने अपने रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया, जो कि विशाल उद्यान के अंदर स्थित था। चीनी यात्री फायान ने इन महलों को देखकर कहा है कि साहब इन महलों और भवनों को देखकर लगता है कि इन्हें लोक के मनुष्य नहीं बना सकते, जबकि इन्हें देवी देवताओं द्वारा बनाया गया था, या फिर इन महलों को देवताओं द्वारा बनाए गए थे। इतने सुंदर जो है वो महल हमें उस समय के देखने को मिलते हैं। महलों के बाद हम चर्चा करने वाले हैं गुहागृहों। गुहागृह जिन्हें हम गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है गुफा बनाने की पद्धति प्राचीन भारत के अंदर बड़े स्तर पर प्रयुक्त की जाती थी। कठोर पत्थरों की चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की जो कला थी वो भारतीय कलाकार उसके अंदर निपुण थे। सम्राट अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय पर 12 बार तथा नागार्जुनी के अंदर पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण जो था वो पूर्णतः शुरू किया गया। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश की जाती थी, और इन गुफाओं से जुड़ी हुई हमें चित्रकला के भी काफी सारे ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं, चाहे वह अजंता हो, चाहे वो एलोरा हो, जिसके अंदर हमें बुद्ध से जुड़ी हुई कथाओं की चित्रकलाएं देखने को मिलती है। अगर मैं हिंदू देवी देवताओं की बात करूं या जैन तीर्थंकरों की बात करूं तो हमें काफी सारी ऐसी कथाओं का वर्णन चित्रकला के माध्यम से देखने को मिलता है। चित्रकला से पहले हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे गुफाओं की, और गुफाओं के बाद हम चर्चा करते हैं सब मूर्ति कला की। जिस प्रकार स्थापत्य कला पूर्णतः बढ़ती जा रही थी, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्राचीन काल के अंदर भी जो मूर्ति कला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर पनप रही थी। अगर मैं प्राचीन काल की बात करता हूँ तो प्राचीन काल को तो मूर्ति कला के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर भी देखा जा सकता है। प्राचीन भारत की मूर्ति कला मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी। उसके अंदर सजीवता, नैतिकता और मौलिकता हमें देखने को मिलती थी। अधिकांश मूर्तियां देवी देवताओं, बुद्ध और तीर्थंकरों की बनी हुई थी। यानी अगर मैं उस समय की मूर्तिकला की विषय वस्तु की बात करूं तो मुख्यतः हमें देखने को मिलती है कि मूर्ति कलाएं धर्म से जुड़ी हुई, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। साथ साथ में अगर बौद्ध धर्म की यहाँ पर बात की जाती है तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जा रही थी, और साथ साथ में जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थंकरों की भी यहाँ पर मूर्तियां बनाई जा रही थी। इनके अलावा राजाओं ने अपनी मूर्तियों का भी पूर्णतः निर्माण यहाँ पर कराया। हमें देखने को मिलता है कि जैसे कनिष्क के हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिन्होंने बड़ी सारी मूर्तियां जो है बनवाई खुद की, जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने दैवीय सिद्धांत को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाह रहे थे। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो थे वो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर आपको जोड़ना चाहूंगा। अंग्रेज जो थे ये समझते थे कि साहब मूर्ति कला पूरे के पूरे विश्व में जहां सबसे अच्छी थी प्राचीन काल के दौरान तो वो यूनानी थी, और वो भारतीय मूर्ति कला को अपने आप में कमजोर मानते थे। पर जैसे जैसे उत्खनन हुआ तो हमें देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उनको लगा कि साहब भारतीय मूर्ति कला तो अपने आप में यूनानी मूर्ति कला से भी कई ज्यादा बेहतर है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के दशावतार मंदिर में शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति, उदयगिरी की वराह अवतार की मूर्ति, तिगवा मध्य प्रदेश के अंदर विष्णु मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्ति आदि मूर्ति कला के जो है वो एक उल्लेखनीय उदाहरण है, और हमें बताते हैं कि साहब प्राचीन भारत की मूर्ति कला कितनी ज्यादा सजीव थी। इसके अतिरिक्त बृहत्तर भारत के अंदर, बृहत्तर भारत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर भारतीय संस्कृति का बड़े स्तर पर प्रभाव था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कंबोज, अगर मैं वर्तमान जगह की बात करूं तो कंबोडिया। कंबोडिया के अंदर विष्णु, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश आदि की मूर्तियां जो आकर्षक है। इनके अलावा यहाँ पर अगर मैं चर्चा करता हूं तो बाली, बाली के अंदर भी उत्खनन के दौरान देखने को मिला। इंडोनेशिया के क्षेत्र के अंदर हमें उत्खनन के दौरान देखने को मिला कि काफी सारी ऐसी मूर्तियां वहां पर मिली जो कि बताते हैं कि कितना बड़ा वहां पर प्रभाव था। इसके अलावा अब मूर्ति कला के नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं चित्रकला की। प्राचीन भारत के अंदर चित्रकला की शेष के अंदर विशेष प्रगति हुई। रंगों, रेखाओं का प्रयोग, साथ साथ में भावों और विषयों का चित्रांकन जो था वो अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया जाता था। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अंदर जो हम सबसे अच्छे उदाहरण देखते हैं वो है अजंता की चित्रकला। अजंता जो कि स्थित है महाराष्ट्र के अंदर, कई गुफा चित्र बौद्ध धर्म से यहाँ पर हमें संबंधित देखने को मिलते हैं। बुद्ध के जीवन की विविध घटनाएं तथा जातक कथाओं के दृश्यों का यहाँ पर हमें अंकन बहुतायत के अंदर देखने को मिलता है। जातक कथाएं वो
जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं हमें देखने को मिलता है। ये नीति शास्त्र सिखाती हैं, रहन सहन सिखाती है, सामाजिक तौर पर क्या स्थिति थी उनका वर्णन जो है जातक कथाएं करती है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कथाएं। अजंता की 16वीं गुफा के चित्रों के अंदर मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक आकर्षक एवं सुंदर है। उसके चारों ओर परिवारजन शोकाकुल की अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और वो इतना ज्यादा सजीव देखने को मिलता है जैसे लगता है कि अभी की कोई बनी हुई पेंटिंग। अजंता के बाद हमें देखने को मिलती है एलोरा की चित्रशला। एलोरा महाराष्ट्र के अंदर स्थित यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्र जो है वो प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक जीवंत प्रदर्शन जो है वो देखते हुए देखने को मिलते हैं। इनके अलावा बाघ की चित्रकला, बाघ की गुफाएं भी बड़ी फेमस है। अगर मैं बाघ की चित्रकला की बात करूं तो इनके अंदर और अजंता के चित्र के अंदर एक बड़ा अर्थ, हमें एक बड़े भिन्नता देखने को मिलती है कि साहब इस विषय जो है वो धार्मिक ना होकर लौकिक जीवन से संबंधित है। कि साहब बाघ की जो चित्रकला है वो अजंता से इस वजह से भिन्नता है क्योंकि इसके अंदर हमें लौकिक चित्रकला का वर्णन जो है वो पूर्णतः देखने को मिलता है। इनके अलावा सब संगीत कला, हमने इंपॉर्टेंट तौर पे स्थापत्य कला की चर्चा करी, हमने इंपॉर्टेंट तौर पे बात करी कि साहब चित्रकला कैसे हुआ करती थी, हमने बात करी कि साहब मूर्ति कला का प्रभाव हमें प्राचीन काल के दौरान कैसा देखने को मिलता। अब हम चर्चा करते हैं संगीत कला की। जब मैं बृहत्तर भारत की बात कर रहा था तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ऐसे काफी सारे क्षेत्र हैं जहां पर आज के उनके नृत्य को अगर हम देखते हैं तो उनका जुड़ाव हमें भारतीय संस्कृति से पूर्णतः देखने को मिलता है। यानी इस बात से तो पूर्णतः हम क्लियर है कि सब संगीत जो था वो भी अपने आप में भारत की संस्कृति को बढ़ाने के पीछे बड़ा योगदान था और भारतीय संस्कृति का प्रभाव हमें ऐसे देख सकते हैं कि संगीत जो है, नृत्य जो है, या मैं कहूंगा सब गाना बजाना, ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र है उनका प्रभाव भी दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर था। प्राचीन भारतीय शासक जो थे वो संगीत प्रेमी थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त से। कैसे देखने को मिलता है साहब? समुद्रगुप्त जो है वो खुद वीणा बजाता था, हमें वहां से सिक्के देखने को मिले। संगीत कला को व्यक्तिगत रुचि और राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया, अतः उसका संगीत प्रेम जो है वो पूर्णतः उससे प्रकट होता है। हम बताते हैं कि साहब शासक जो थे उन तक भी संगीत की पूर्णतः पहुंच थी। हमें काफी सारे ऐसे ग्रंथ देखने को मिलते हैं, हमें नृत्यों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। संगीत कला के तीनों अंग यानी कि गायन, वादन और नृत्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। बांसुरी, मृदंग, भेरी और झांझ आदि यंत्रों का यहाँ पर विकास हो चुका था। चित्रों के अंदर नृत्य करती हुई स्त्रियां प्रदर्शित करती है और यह हमें बताती है कि जो नृत्य था वो अपने आप में भारतीय समाज का एक मुख्य अंग हमें देखने को मिलता है। कालिदास के साहित्य के अंदर भी नृत्य और संगीत का उल्लेख पूर्णतः हमें देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब हमने जैसे जैसे हम नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं, संगीत के ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि साहब इन ग्रंथों को पढ़ने वाले भी लोग थे। और जब इन ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग थे तो हम पूर्णतः इस बात के ऊपर पहुंच सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर शिक्षा का भी बड़ा प्रचार प्रसार था। अब शिक्षा को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल के दौरान भारत जो था वो अपने आप में शिक्षा की भूमि थी। अब आप कहेंगे सर भारत शिक्षा की भूमि कैसे हो सकता है? आज के तौर पर तो काफी सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, क्या भारत भी कोई पढ़ने आता था? साहब बिल्कुल, भारत अपने आप में शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु था। क्यों? क्योंकि भारत में अगर मैं शिक्षा की बात करता हूं तो चाहे विज्ञान हो या फिर गणित हो या फिर हमें देखने को मिलता है धार्मिक शिक्षा हो या राजनीति हो, काफी प्रकार के ऐसे विषय थे जो पूर्णतः भारतीय शिक्षा से जुड़े हुए थे। और इन्हीं विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर छात्र आते थे और भारतीय शिक्षा को पूर्णतः ग्रहण करते थे। जब मैं शिक्षा की यहाँ पर बात करता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि भारत के अंदर प्रमुख तौर पर काफी सारे विश्वविद्यालय भी थे। जैसे कि हमें देखने को मिलता है तक्षशिला, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है नालंदा और विक्रमशिला। इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि दूर दराज से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। चाहे वो चीन हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बर्मा हो, या फिर हमें आसपास के और देशों की अन्य क्षेत्रों की बात करने को देखने को मिलती है जो कि दूर दराज से छात्र यहाँ पर आकर अध्ययन किया करते थे। हम जब चीनी यात्रियों की बात करते हैं तो काफी सारी चीनी यात्रियों ने इन विश्वविद्यालयों के अंदर अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी की, तंत्र मंत्र हो या फिर मैं कहूंगा विज्ञान ज्ञान, पूर्णतः ये केंद्र बने हुए थे शिक्षा के। पहला हमें देखने को मिलता है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय दूर दूर देखने को मिलता है, दूर दराज से विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन हेतु आते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि यही शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य जो थे वो यहीं के ही पूर्णतः आचार्य थे। आचार्य चाणक्य, कौन से चाणक्य? हमें देखने को मिलता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले। हमें देखने को मिलता है साहब अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता आचार्य चाणक्य भी यहीं के ही शिक्षक थे। दूसरी हमें देखने को मिलती है नालंदा।
नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान के अंदर बिहार के अंदर स्थित है। यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल के दौरान हुई। बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल के दौरान हुई। सम्राट हर्षवर्धन तक आते आते नालंदा एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुका था। चीनी यात्री ह्वेन सांग भी नालंदा के अंदर एक विस्तृत वर्णन करता है। ह्वेन सांग और इत्सिंग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अध्ययन इन्होंने भी किया था। ये भी पूर्णतः वहां के छात्र थे। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि चीन, श्रीलंका, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया और अन्य देशों से विद्यार्थी यहाँ पर आकर अध्ययन किया करते थे। नालंदा के साथ में हमें देखने को मिलती है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार राज्य के भागलपुर के अंदर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। अगर मैं इसके मैं करूं कि साहब इसकी शुरुआत करने वाले इसके संस्थापक की बात करूं तो संस्थापक के नाम पर हमें पाल नरेश धर्मपाल का नाम याद रखना है। विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए विषय कौन कौन से थे साहब? व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र आदि इंपॉर्टेंट तौर पे ऐसे विषय थे जो विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर पढ़ाए जाते थे। इनके अतिरिक्त प्राचीन भारत के अंदर उज्जैन, हमने देखा था साहब अवंती की उज्जैनी जो थी, उज्जैन जो था वो पूर्णतः एक बड़ा प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। वल्लभी बड़ा प्रमुख केंद्र था। बनारस जो था वो उद्योग के साथ साथ में शिक्षा का बड़ा केंद्र था। राजगृह और पाटलिपुत्र हमें देखने को मिलता है साहब ये मगध साम्राज्य की जो राजधानियां थी, राजगृह और बाद में बदली हुई राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान की पटना, अपने आप में शिक्षा के बड़े केंद्र थे जहां पर बड़े स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ करता था। तो साहब शिक्षा की ये स्थिति, इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर हमने काफी सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करी। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहिए और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।